अगर इसराइल मौजूद न होता तो अमेरिका को एक इसराइल बनाना पड़ता। ये अल्फाज हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन के। उन्होंने ये बयान 40 साल कबल अमेरिकी सेनेटर की हैसियत से इसराइल के एक दौरे में दिया था और यही बात अब दोहराई है। बावजूद कि बाइडन कैथोलिक ईसाई हैं, अमेरिकी कैथोलिक अमेरिका में मेजॉरिटी में हैं और वो आमतौर पर इसराइल के सपोर्टर नहीं, जबकि प्रोटेस्टेंट्स इसराइल के सपोर्टर होते हैं। लेकिन बाइडन ने कैथोलिक होने के बावजूद ये बयान दिया है। वो इसराइल की हिमायत में अब तक के किसी भी अमेरिकी सदर से आगे हैं। उन्होंने कोई एक हफ्ता कबल अमेरिकी यहूदियों से कहा था कि मेरा मानना है कि अगर इसराइल नहीं होता तो दुनिया में दरहकीकत कोई यहूदी महफूज नहीं होता। इसराइल ही यहूदियों की हिफाजत की जमानत है। आज इस वीडियो में इसी मौजू पर बात होगी। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। जुलाई 2022 में जब बाइडन इसराइल गए थे, उन्होंने कहा था कि इसराइली और अमरीकी अवाम के दरमियान रिश्ता नहायत गहरा है। उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि सह्यूनी या ज़ायनिस्ट होने के लिए किसी का यहूदी होना ज़रूरी नहीं। उन्होंने ये बात ऐसे में कही है जबकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन में सह्यूनियत या ज़ायनिज़्म को रेसिज्म या नस्ल परस्ती की एक शक्ल बताया गया था, लेकिन 90s में ये रेजोल्यूशन ख़त्म कर दिया गया था। इस वक्त जब इसराइल गज़ा में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है, ऐसा लग रहा है बाइडन ने उसे कत्लेआम करने के लिए हरी झंडी दे रखी है। वो ये भी चाहते हैं कि गज़ा की आबादी मिस्र में माइग्रेट कर जाए, जो अमेरिका का इस इलाके में सबसे बड़ा अलाई समझा जाता है। इस तरह मसला फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही हो जाएगा। बाइडन ने पहले ये भी कहा है कि $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने इसराइल में किया है वो इस मुल्क का सबसे अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये बात इस हकीकत को नज़रअंदाज करके कही है कि उसकी वजह से न सिर्फ फ़लस्तीनियों बल्कि इस इलाके के अरबों की ज़िंदगी भी मुश्किल हुई है। एक्सट्रीमिज़म में इजाफा हुआ है। इसकी कीमत वो मुल्क भी अदा कर रहे हैं जो अमेरिका के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इससे अमेरिका के मफाद को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चीन और रूस ने इस इलाके में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। बाइडन जो कर रहे हैं इससे हॉलोकॉस्ट की तारीख दोहराई जा रही है। इस बार ये हॉलोकॉस्ट फ़लस्तीनियों का हो रहा है, वो भी उन यहूदियों के हाथों जो खुद हॉलोकॉस्ट का निशाना बन चुके हैं, और उससे बचने के लिए उन्होंने फ़लस्तीन में पनाह ली थी। जहाँ तक खुद बाइडन का ताल्लुक है, उनका ख़ानदान एक कैथोलिक की हैसियत से आयरलैंड से आया था, जहां से बरतानवी कब्जे और नस्लकुशी का सामना था, जैसा आज फ़लस्तीनियों को दरपेश है। वक्त गुजरता गया, बाइडन की इसराइल को हिमायत बढ़ती गई। उनकी पॉलिसियों के बारे में जो वार्निंग दी जाती रही वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई, और अमेरिका मसले फ़लस्तीन को पुरअमन तरीके से हल कराने की कोशिश में मददगार साबित होने के बजाय इसराइल के साथ जा खड़ा हुआ। बाइडन इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे वो फ़लस्तीनियों को ही मुजरिम समझते हैं, जिनके मुल्क पर कब्जा किया गया और जिनकी जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिन्हें बदतरीन इसराइली दहशतगर्दी का सामना है। हालिया दिनों में जो वार्निंग्स बाइडन ने दी थी वो भी बड़ी मुबहम और एम्बिगुअस थी, और इसराइल तमाम इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करता गया। बाइडन इसराइल की इस तरह अंधी हिमायत क्यों कर रहे हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जबकि उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स के लोगों का तरीका या पॉलिसी ये नहीं रही है, और वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक बैलेंस चाहते रहे हैं। एक सीनियर अमेरिकी डिप्लोमेट का मानना है कि बाइडन उस जनरेशन के सियासतदान हैं जो शायद उनके बाद ख़त्म हो जाएगी। बताया जाता है कि इसराइल के साथ उनकी वफादारी नहीं है, बल्कि उनके बचपन से रही है, और उसका इजहार उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में होता रहा है। बाइडन ने जर्मनी की बदनाम ज़माना जेल दखाओ कई बार जाकर देखी थी, लेकिन उसका असर उन पर सबसे ज़्यादा उस वक्त हुआ था जब वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी जवान पोती के साथ वहाँ गए थे। उनकी मेमोयर जो 2 साल बाद 2015 में छपी थी, उसमें बताया गया है उन्होंने गैस चैम्बर देखने पर इसरार किया था।
اس میں لکھا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تمام انتظامات دوبارہ کیے گئے تھے تاکہ وہاں آنے جانے والوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے تمام گائیڈز کو گیس چیمبر میں بلایا، جہاں انہوں نے اندر آ کر اپنے دروازے بند کر دیے۔ ٹیڈ کافمین جو ان کے گہرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ گیس چیمبر کے بارے میں لوگوں کی تمام معلومات جمع کرنا چاہتے تھے۔ بائیڈن دخاؤ کے اپنے دورے کو یہ کہتے ہوئے یاد کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ مناسب تھا کہ میں اپنے بچوں اور پوتوں کو یہ سب دکھاؤں، خاص طور پر اس وقت جب یہ چھوٹے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ ان سب کو نہ صرف یہ مشکلات دکھاؤں بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ انہیں لاپرواہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن بائیڈن تو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں جو مجرم ہے، اور اس کی یہودیوں کو کسی بھی قسم کے میسیکر کا سامنا نہیں ہے جیسا کہ ان کے ساتھ 30 اور 14 میں ہوا، بلکہ ان کی طرف سے فلسطینیوں کو چیلنج کا سامنا ہے۔ بائیڈن اور ویسٹ اس میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بائیڈن پچھلے 50 سال سے صہیونیت یا زائونزم سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے۔ وہ برابر اسرائیلی لیڈران سے ملتے آ رہے ہیں۔ گولڈا مائر سے اب تک اسرائیل کے تمام لیڈران سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ گولڈا مائر کو اسرائیل کے بارے میں ان کے کنسرن کا احساس تھا۔ یہ دونوں جب ملتے تھے فوٹو ضرور کھنچاتے تھے۔ گولڈا مائر کہا کرتی تھی ان دونوں کے پاس ملنے کے لیے کوئی اور نئی جگہ نہیں۔ خود بائیڈن نے ایک بار کہا تھا کہ گولڈا مائر نے ان کے کان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک سیکریٹ اسلحہ ہے۔ شاید ان کا اشارہ اسرائیل کے نیوکلیئر آرمز کی طرف تھا۔ فلسطین آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بائیڈن جب گزشتہ سال بیت الحم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس علاقے میں امن کی کوئی فوری امید نہیں۔ جب وہ اسرائیل گئے تھے تو سب سے پہلے وہ ہولوکاسٹ کے میموریل کے پاس گئے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ یاد دہانی کرتا رہے گا جو ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ نہ ہو۔ اس زمانے میں جب بائیڈن سینیٹ میں فارن ریلیشنز کی کمیٹی کے چیئرمین تھے، فرینک جینوزی ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ انہیں ہدایت دیتے تھے کہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دینا ہے۔ جب سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، بائیڈن اور نتنیاہو برابر بات کرتے ہیں، اور جب وہ اسرائیل پہنچے تو انہوں نے نتنیاہو کو سب سے پہلے گلے لگایا۔ یروشلم پوسٹ میں ہرب کینون نے لکھا ہے کہ بائیڈن نے تو اسرائیل اور یہودیوں کی حمایت کا ایک نیا اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے۔ جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہودی اسرائیلی اسٹیٹ ہمیشہ اس لائق رہے کہ وہ اپنا دفاع کرتا رہے، اور آج بھی اور فیوچر میں بھی۔ جب اسرائیل نے غزہ کے اسپتال پر حملہ کر کے 500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا تو بھی وہ اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے گئے تھے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔